ओकारू एक ऐसा बंदा है जिसका डिक और बॉल्स चोरी हो चुका है, पर बदले में उसे मिला है ये इंसेन पावर अप। आज के ओकारू के एनाटॉमी वीडियो में हम बस ओकारू के नहीं बल्कि टर्बो ग्रैनी के बारे में भी जानेंगे, जिसकी वजह से ओकारू को ये पावर मिला। केन टाकाकुरा एक नर्डी बंदा है जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। केन अपने क्लास में अपना बुक पढ़ रहा था एलियंस के बारे में, तभी केन को कुछ लड़के बुल्ली करते हैं, पर मोमो आयासी नाम की एक लड़की केन को डिफेंड करने आती है। बुल्लिस मोमो को देखकर शांत हो जाते हैं और अपने अपने काम पे वापस चले जाते हैं। केन देखते है कि मोमो क्लास से जा रही है तो उसने मोमो का पीछा किया। केन मोमो को समझाने लगा यूएफओ और आउटर स्पेस के बारे में कि एलियंस असली होते हैं, पर इससे मोमो एनॉयड हो गई और गुस्सा भी। फिर मोमो ने केन से माफी मांगा क्योंकि उसने केन से बहुत र्यूडली बात किया। मोमो ये बताती है कि वो एलियंस पर नहीं मगर घोस्ट पर यकीन करती है, यानी कि भूत पर, क्योंकि मोमो की ग्रैंड मदर एक साइकिक है। केन ये सुन के हंसने लगा और फिर दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया कि केन प्रूव करेगा कि एलियंस असली होते हैं और मोमो प्रूव करेगी कि घोस्ट असली होते हैं। केन ने मोमो को नागी हॉस्पिटल में भेजे एलियंस दिखाने के लिए, जबकि मोमो ने केन को कर्स टनल में भेजा था घोस्ट दिखाने के लिए। टनल में आने के बाद मोमो केन को कॉल पे अपनी और अपने ग्रैंड मदर की हिस्ट्री बताती है। डोंट वरी, इसके बारे में हम मोमो की एनाटॉमी में जानेंगे। केन अचानक अपने सामने एक ओल्ड वुमन को देखता है जो कि केन को एक ऑफर देती है, जो कि है कि वो केन को अपने पॉम पॉम चूसने देगी, मगर इसके बदले में केन को उससे अपना चोको चूसने देना होगा, यानी कि नूनू। जी हाँ, आपने सही सुना। ये सब देख के अपना केन सीधा भागने लगा एंड डिनाई करने लगा कि उसने घोस्ट देखा। मोमो केन को कॉल पे बताती है कि वो खुद को टर्बो ग्रैनी के चंगुल में आने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर टर्बो ग्रैनी ने केन को पकड़ लिया तो वो केन को कर्स कर देगी। पर केन जब अपने साइकिल से भाग रहा था तब उसने टर्बो ग्रैनी को अपने सामने देखा और टर्बो ग्रैनी ने केन को कर्स कर दिया। कुछ देर बाद कर्स्ड हो गया हुआ केन मोमो के फोन से निकलता है। मोमो को यहाँ सर्पो नाम के कुछ एलियंस ने पकड़ रखा था। कर्स्ड केन मोमो से माफी मांगते हैं कि वो नहीं बच पाया। केन तबाही मचाने लग गया, मगर उन सर्पो एलियंस ने उसे अपने पावर से कमजोर कर दिया। जब केन अपने सेंसेस में थोड़ा वापस आया तो उसने चिल्लाकर उन एलियंस से कहा कि वो मोमो को हर्ट ना करे, क्योंकि जब कोई नहीं था तब मोमो ही उसके साथ खड़ी थी। तभी अचानक मोमो अपने साइकिक पावर्स को अनलॉक करती है खुद पर फोकस करके एंड वो सर्पो एलियंस को हराती है। एंड ऑल्सो मोमो ने केन का कर्स सप्रेस किया, वरना केन आउट ऑफ कंट्रोल होकर मोमो पर ही अटैक कर रहा था। मोमो ने सर्पो की यूएफओ को डिस्ट्रॉय किया एंड फिर वो दोनों वहां से निकल आए और दोनों को यकीन हो गया कि घोस्ट और एलियंस दोनों ही रियल होते हैं। केन मोमो को मुश्किल में डालना नहीं चाहता था, तो इसलिए केन ने मोमो से कहा कि वो इस कर्स को अपने बॉडी से बाहर निकालने का तरीका खुद ही ढूंढ लेगा, मगर मोमो उसकी मदद करना चाहती थी। तो मोमो केन से उसका नाम पूछती है। केन अपना नाम केन टाकाकुरा बताता है एंड ये मोमो का आइडल बॉय का नाम था। तो मोमो केन से कहती है कि वो केन को ओकारू नाम से बुलाएगी, तो ओकारू भी मान जाता है। सुबह हो जाते ही केन को मोमो अपने घर पर इन्वाइट करती है, जब तक कि रात को टर्बो ग्रैनी वापस अपेयर नहीं होती। पर ओकारू गेट के अंदर ही नहीं जा पा रहा था, क्योंकि गेट पर लगा हुआ था एक चार्म जो कि घोस्ट को अंदर आने से रोकता है। पर मोमो के उस चार्म को हटाने के बाद ओकारू अंदर आ पाया। जब वो दोनों कपड़े चेंज करते हैं तब ओकारू को फुल्ली रियलाइज होता है कि उसका फैमिली ज्वेल यानी कि उसका ग्रैनी ने ले लिया है। मोमो ओकारू से कहती है कि ये ओकारू की गलती है, अगर वो मोमो से बात करने नहीं आता तो ये सब ना होता। पर ओकारू कहता है कि वो मोमो के साथ दोस्त बनने का मौका गंवाना नहीं चाहता था, उसे हमेशा से एक ऐसा फ्रेंड चाहिए था। पर ओकारू ये मानता था कि वो और मोमो कभी भी दोस्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उन दोनों का दुनिया अलग है, मोमो डिफरेंट है। मोमो ने ओकारू को समझाया कि वो बहुत जल्दी लोगों को जज करने लगता है एंड मोमो ओकारू की फ्रेंड बनने के लिए भी मान गई। अचानक घर का डोर बेल बजता है और मोमो को यकीन था कि ये कोई इविल स्पिरिट ही होगा, क्योंकि मोमो ने वो चार्म दरवाजे से हटा दिया था जिससे कि ओकारू अंदर आ सके। वैसे ओकारू अंदर नहीं आ पा रहा था क्योंकि उसके अंदर टर्बो ग्रैनी थी। मोमो जानती है कि उनके घर में दो डोर बेल है, एक नॉर्मल लोगों के लिए और दूसरा घोस्ट के लिए। मोमो एंड ओकारू बाहर जाते हैं एंड देखते हैं कि उनके चारों साइड पूरा अंधेरा हो चुका है। इससे मोमो एंड ओकारू के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और टोरी गेट ब्लॉक्ड होता है एक वॉल से। उन्हें वहां पर कुछ भी करके वापस चार्म को लगाना पड़ेगा। वो दोनों फिर सामना करते हैं ब्लैडवुड्स मॉन्स्टर नाम के एक एलियन से एंड वो दोनों उस मॉन्स्टर से बच के भागने लगते हैं। मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करती है जिससे ओकारू टर्बो ग्रैनी के पावर्स पर कुछ समय के लिए कंट्रोल पा सके एंड इसके बाद ओकारू उस मॉन्स्टर को अच्छा खासा डैमेज देता है एंड मोमो अपना दिमाग लगा के उस एलियन को मजबूर करती है मोमो को मारने के लिए एंड उस एलियन के ऐसा करने से दीवार थोड़ा टूट जाता है, जिससे मोमो इस चार्म को वापस गेट पर सेट कर देती है और इससे वो एलियन जलने लगता है। फाइट ओवर हो गया था और ओकारू अब मुश्किल में था, क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने ओकारू पर वापस कंट्रोल पा लिया था एंड ओकारू आउट ऑफ कंट्रोल होकर मोमो पर ही अटैक करने के लिए जाता है और मोमो भी थकी हुई थी, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। पर लकीली वहाँ मोमो की ग्रैंडमा टाइम पर आ गई एंड उन्होंने ओकारू को धोने के बाद उसे एक श्राइन में लॉक कर दिया। ओकारू वापस नॉर्मल बन गया था क्योंकि मोमो की ग्रैंडमा ने उसका कर्स सप्रेस कर दिया था। मोमो ओकारू को देखने के लिए आती है एंड ओकारू खुश था कि उसने मोमो को हर्ट नहीं किया था आउट ऑफ कंट्रोल होके, पर मोमो दरवाजा बंद कर देती है अपनी इमोशंस की वजह से। बाद में मोमो की ग्रैंडमा ओकारू को बताती है कि उसे एंड मोमो को ट्रेनिंग करना होगा, जिससे कि वो टर्बो ग्रैनी को उसके इलाके से बाहर लाके कमजोर करके हरा सके और उन्हें ऐसा करने के लिए टर्बो ग्रैनी को उकसाना पड़ेगा एक रेस के लिए। बाय
द वे एक रिमाइंडर कि टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। अगले दिन ओकारून एंड मोमो ट्रेनिंग में लग गए, पर बाद में टर्बो ग्रैनी ने मोमो को वार्न किया कि वो ओकारून के आसपास के सबको मार देगी अगर उन्होंने ऐसे ही कंटिन्यू किया तो। एंड अब उनके पास और कोई चॉइस नहीं था, उन्हें उसी रात को ही टनल में जाना होगा। ओकारून एंड मोमो के टनल में आते ही टर्बो ग्रैनी उन दोनों को ट्रैप कर लेती है और वो भी दोनों साइड से। मोमो अटैक करती है पर ये कोई काम नहीं आता। मोमो फिर ओकारून के कर्स को रिलीज करती है जिससे वो टर्बो ग्रैनी से लड़ सके, मगर टर्बो ग्रैनी ओकारून को उसका फैमिली ज्वेल वापस दे देती है, यानी कि उसका नो एंड इसीलिए ओकारून के पावर्स भी चली आती है। टर्बो ग्रैनी रेडी होती है उन दोनों को चबाने के लिए, मगर मोमो टर्बो ग्रैनी को एक टैग गेम के लिए चैलेंज करता है, यानी कि पकड़म पकड़ाई के लिए, जो कि ग्रैनी एक्सेप्ट भी कर लेती है। ओकारून एंड मोमो भागते हैं इससे पहले कि ग्रैनी 10 मिनट गिन ले, मगर ओकारून देखते हैं कि मोमो पकड़ी गई क्योंकि ग्रैनी ने चीटिंग किया और 10 मिनट अलग तरीके से जल्दी गिना। अपना ओकारून ये देख के गुस्सा हो गया एंड टर्बो ग्रैनी के पॉम को बाइट कर लिया और ग्रैनी ने ओकारून के बॉडी पर कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया। पर मोमो के हेल्प से उसने ओकारून के बॉडी में ही टर्बो ग्रैनी को ट्रैप कर लिया और ओकारून नॉर्मल बन गया। पर मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी क्योंकि टर्बो ग्रैनी को हराने के बाद उनके पीछे अर्थ बाउंड स्पिरिट पड़ गया था जो कि इस टनल में छुपा था, और अर्थ बाउंड स्पिरिट ओकारून एंड मोमो का पीछा पूरी सिटी में करता है। ओकारून मोमो को अपने बैग पर लेकर टर्बो ग्रैनी की स्पीड यूज करता है। मोमो को फिर एक आइडिया आता है कि वो इस जायंट क्रैब को बॉयल यानी कि गर्म पानी में उबाल सकते हैं। भले ही उन्होंने अर्थ बाउंड स्पिरिट को उबाला, पर कुछ ही देर बाद उन दोनों को सामना करना पड़ा टर्बो ग्रैनी और अर्थ बाउंड स्पिरिट के द्वारा पोजेस हुए शहर के लोगों का और अर्थ बाउंड स्पिरिट का भी। टर्बो ग्रैनी की पावर यूज करके ओकारून मोमो को बैग पर लेके भीड़ के बीच से डैश करता है एंड अब ओकारून ने अपना फुल पावर यूज कर लिया था और गलती से मोमो ने टर्बो ग्रैनी को रिलीज कर दिया था ओकारून से। टर्बो ग्रैनी ओकारून एंड मोमो दोनों को किक करती है और फिर हम ये तगड़ा पैनल देखते हैं और फिर टर्बो ग्रैनी अर्थ बाउंड स्पिरिट के साथ फ्यूज हो जाती है। अनकॉन्शियस ओकारून को पकड़ के मोमो एक चलती हुई ट्रेन को अपने पावर से कैच कर लेती है जो कि जा रहा था कामिकोशी सिटी की तरफ, जहाँ थी मोमो की ग्रैंडमा यानी कि सेइको आयासी। सेइको ने सारी तैयारी करके रखा था और नए शहर में घुसते ही टर्बो ग्रैनी चल जाती है। सब खत्म होने के बाद ओकारून, मोमो एंड सेइको उस टनल में जाते हैं और रिस्पेक्ट पे करते हैं उन मरे हुए लड़कियों के लिए जिनको कि इस टनल में मर्डर कर दिया गया था। फिर वो तीनों अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं और जब गुड बाय कहने का टाइम आता है तब दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि वो कल मिलेंगे। बाद में ओकारून को स्कूल में पता चलता है कि उसकी बॉल्स गायब हो गई है और फिर से वो मोमो एंड सेइको के पास जाता है मदद के लिए, जहाँ सेइको ओकारून के अंदर जो स्पीड है उसे बाहर निकालती है एक कैट डॉल के अंदर एंड ओकारून के अंदर टर्बो ग्रैनी ही थी और ये सेइको बताती है कि टर्बो ग्रैनी की सारी पावर सब ओकारून के अंदर है, बस टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस ही इस कैट डॉल के अंदर है। मोमो टर्बो ग्रैनी से ओकारून के बॉल्स के बारे में पूछती है तो बहुत सारे नखरों के बाद टर्बो ग्रैनी बताती है कि उससे ओकारून के बॉल्स खो गए हैं उस लड़ाई के वक्त। फिर क्या होना था, ओकारून एंड मोमो गए खोजने के लिए बॉल्स पर उन्हें नहीं मिले और ये बॉल्स ही स्टोरी का मेन हिस्सा होने वाला है। आगे जाके ओकारून एंड मोमो और भी कई एलियंस और मॉन्स्टर से लड़ते हैं जैसे कि एक्रोबैटिक सिल्की, सर्पोस, इविल आई, काइजो, स्पेस ग्लोबलिस्ट एंड वगैरह वगैरह। अब टर्बो ग्रैनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। डन की टर्बो ग्रैनी इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ के अर्बन लेजेंड से जिसका नाम है टर्बो ग्रैनी और जिसको टर्बो बाबा भी बोला जाता है। कहा जाता है कि जापान में जब रात को ड्राइवर्स अपना कार चलाते हैं तब उनके साइड से बहुत तेजी के साथ कोई जाती है जो कि होती है टर्बो ग्रैनी। कहा जाता है कि अगर वो आपके कार तक पहुंच गई तो या तो आपका कार क्रैश हो जाएगा या फिर आप वही मर जाओगे। डन में टर्बो ग्रैनी पहले ओकारून वगैरह की दुश्मन थी, पर सेइको ने जब से टर्बो ग्रैनी को स्कैट डॉल में डाला है उसके बाद से टर्बो ग्रैनी धीरे धीरे सबके साथ अच्छा बॉन्ड ग्रो करने लगी। इवन टर्बो ग्रैनी ने एक बार मोमो को बचाया भी था जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने पेट पर चाकू डालने जा रही थी। ऑल्सो टर्बो ग्रैनी ने दूसरे वर्ल्ड में मोमो का साथ भी नहीं छोड़ा था, भले ही वो दिखाती नहीं पर वो अब केयर करने लगी है सबकी। वो सेइको आयासी के साथ बाजार वगैरह भी जाती है एंड ऑल्सो उन्होंने ओकारून को ट्रेनिंग भी दिया था जिससे कि वो इविल आई के साथ लड़ सके। सो इन सबसे तो पता चलता है कि टर्बो ग्रैनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आई नो आगे जाके सीरीज में ये आपकी फेवरेट कैरेक्टर बनने वाली है। अब टर्बो ग्रैनी के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। टर्बो ग्रैनी इजीली अपना शेप शिफ्ट कर सकती है एंड इसका मतलब है कि उन पर फिजिकल अटैक का कोई असर नहीं होगा। टर्बो ग्रैनी किसी को भी कर्स कर सकती है, पर इसका भी एक कंडीशन है, अगर टर्बो ग्रैनी का विक्टिम उससे बच के भागने की कोशिश करता है या फिर टर्बो ग्रैनी उसका कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पा लेती है देन वो अपने विक्टिम पर पूरा कंट्रोल पा लेगी। टर्बो ग्रैनी ने जिसे पोजेस किया अगर उस पर किसी की नजर गई तो उन्हें ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड ऑल्सो नोज ब्लीड भी हो सकता है, जो कि हमने देखा भी है। आई नो सुनने में अजीब लग रहा है मगर ये टर्बो ग्रैनी को तब मिला था जब सेइको ने उसे एक कैट डॉल में डाला था। टर्बो ग्रैनी ने ये पहली बार कंफर्म किया था एक्रोबैटिक सिल्की आर्क में, जहाँ उनके लक की वजह से ही मोमो एंड आइडा एक्रोबैटिक सिल्की के पेट से बाहर आ पाई। एंड ऑल्सो जब कीटो फैमिली मोमो को असॉल्ट करने के लिए बढ़ रही थी तब ग्रैनी के लक की वजह से ही उन पर स्टैचूज वगैरह गिरे थे। इस लक एबिलिटी का एक ड्रॉबैक भी है जो कि है कि टर्बो ग्रैनी को खुद नहीं पता कि इसे कैसे कंट्रोल करते हैं एंड ये एबिलिटी एनिमीज पर भी काम कर सकता है। मतलब मोमो लकी थी क्योंकि उसके साथ टर्बो ग्रैनी का लक था, पर यही लक एनिमीज के लिए भी काम कर सकता है, मतलब एनिमीज भी लकी बन सकते हैं। इसीलिए तो मोमो एंड टर्बो ग्रैनी को इतना प्रॉब्लम्स भी हुआ था। अब हम ओकारून की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात कर लेते हैं। ओकारून कुछ गिने चुने स्पेशल लोगों में से है जो कि स्पिरिट्स और एलियन को देख सकते हैं और ऑल्सो एम्प्टी स्पेस में भी एंटर कर सकते हैं, सच एस मोमो आयासी एंड आइडा सिराटोरी। जब सेइको ने टर्बो ग्रैनी को कैट डॉल में डाला तब बस उनकी कॉन्शियसनेस से बाहर गई, जबकि ग्रैनी की सारी पावर्स ओकारून के अंदर ही रह गया। पहले ओकारून ओनली ट्रांसफॉर्म हो सकता था मोमो
मोमो की हेल्प से और टर्बो ग्रैनी से कर्स रहते हुए, पर बाद में उसने खुद इसे कंट्रोल करना सीख लिया। टर्बो ग्रैनी की पावर से ओकारुन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। इस स्पीड को ओकारुन ऑल आउट कहता है। ओकारुन ने अपनी इंसेन स्पीड बहुत बार शो किया है। हमें ओकारुन का स्ट्रेंथ पहली बार तो अच्छे से पता चला था जब वो इविल आई से लड़ा था। एंड भाई दिस पैनल इज सिक। इविल आई एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग योकाई है जिसे अकेले हराना नामुमकिन है, पर स्टिल ओकारुन ने इविल आई को भी बहुत अच्छा डैमेज दिया था जो कि काबिले तारीफ है। ओकारुन अगर ऑल आउट ज्यादा बार यूज करता है तो उसका बॉडी वीक हो जाता है एंड वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। पर रिसेंट में ओकारुन ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बन चुका है, पर फिर भी उसके ऑल आउट से बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम होता है एंड इसीलिए ओकारुन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ओकारुन को ऑल्सो बहुत शानदार ड्यूरेबिलिटी भी मिली है एंड इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि इस बंदे ने इविल आई के अटैक्स को सहा है। हमें ओकारुन का बाइट फोर्स भी दिखा है। उसने अपने बाइट की यूज किया था फ्लैटबोर्ड्स मॉन्स्टर के खिलाफ। इन सब के अलावा भी ओकारुन टेलीफोन केबल के अंदर से भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसको यूज करने के लिए ओकारुन को टेलीफोन वायर की मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करना होगा एंड इसकी मदद से ओकारुन ने एक ही झटके में मल्टीपल एनिमीज को तबाह कर दिया था, क्योंकि एक तो वैसे ही टर्बो ग्रैनी की स्पीड है ओकारुन के पास और ये टेलीफोन वायर का स्पीड उसे बूस्ट देता है। ओकारुन के बारे में एक और बात है कि जब भी वो ट्रांसफॉर्म होता है तब उसका पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है। ये हर योकाई के केस में है और ओकारुन के केस में उसका पर्सनैलिटी इडियोटिक से चेंज होकर डिप्रेशन एंड इनफॉर्मेलिटी में बदल जाता है। लाइक देखो, वो मोमो को मिस ऐसे बुलाता है इज्जत देके, पर ट्रांसफॉर्म होने के बाद ओकारुन उसे मोमो बुलाता है। अब ओकारुन के फीट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ओकारुन ने फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर के नी को तबाह कर दिया था। ऑल्सो ओकारुन ने एक्रोबैटिक सिल्की पर भी बहुत जोर का टैकल किया था और ओकारुन ने डबल डेमन को भी हराया था उस पर चार्ज करके। ऑल्सो उसने मंकी एलियन को भी हराया था और डेथ ओर्म के बीच से निकल गया था। यहाँ तक कि ओकारुन ने जीजी जो कि इविल आई बन चुका था उसे हवा में उड़ा दिया था एंड ऑल्सो उसने इविल आई के साथ काफी अच्छा मुकाबला भी किया था और ओकारुन ने वेमोला को भी इतने जोर का टैकल किया था कि बिल्डिंग का साइड ही टूट गया था। ओकारुन ने जीजी की किक्स को मैच कर लिया था। ऑफ कोर्स तब जीजी इविल आई बन चुका था। ऑल्सो ओकारुन ने सोफा को किक करके मोमो को ऊपर उछाल दिया था और तो और ओकारुन ने इविल आई पर 20 बार पंच मारा था, वो भी प्रिसाइसली। उसने इविल आई को जगल किया एंड ऑल्सो उस पर डाउन स्ट्राइक भी परफॉर्म किया और ओकारुन ने एक दूसरे डायमेंशन के एलियन पर भी ड्रॉप किक मारा था। बंदे ने इवन सेरोपियंस के डिक को भी बाइट कर लिया था एंड हाँ, उसने ऐसा 2 बार किया था और इससे हम ओकारुन की बाइट फोर्स समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा है। ओकारुन की लिफ्टिंग फोर्स भी बहुत ज्यादा है। उसने फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर के फिंगर को अपने जॉ से पकड़ रखा था। ऑल्सो उसने फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर के फिंगर को भी काट डाला था। अब ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ओकारुन को सेरोपियंस ने बहुत बुरी तरीके से स्लैम किया था और उसने फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर के किक को भी झेला था। इवन बंदा मोमो को अपने बैक पर लेके बहुत ऊंचाई से गिरा था, फिर भी वो खड़ा होकर भागने लगा एंड ऑल्सो उसने एक्रोबैटिक सिल्की का किक भी झेला था। ऑल्सो ओकारुन ने जीजी का खतरनाक अटैक भी झेला था। ऑल्सो जीजी ने ओकारुन को बहुत बुरा डैमेज भी किया था, पर फिर भी ओकारुन खड़ा था। इवन ओकारुन ने जीजी का खतरनाक किक अपने मुंह पर लिया था और सबसे बेस्ट, उसने दूसरे डायमेंशन के एलियन से एक हॉरिबल बीटिंग झेला था, जो कि कोई आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है। स्पीड फीट्स को अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। ऑफ कोर्स ओकारुन की मेन पावर उसकी स्पीड ही है। ओकारुन ने क्विकली फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर के स्टॉर्म को डॉज कर लिया था और उसके क्लैप अटैक को भी। ओकारुन ने तो डबल डेमन के अटैक्स को भी डॉज किया था और भूलना मत, डबल डेमन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पंच करता है। इवन वो जीजी के बॉल अटैक से भी बचा था। मूवमेंट्स की बात करें तो ओकारुन ने अपने पैरों को एक हेलीकॉप्टर की तरह घुमाया था जिससे कि वो नीचे गिरने से पहले थोड़ा स्लो हो जाए। उसने आयरा को डबल डेमन के पंच से भी बचाया था एंड ऑल्सो वो खुद भी जीजी के पंच से बचा था एंड ऑल्सो ओकारुन ने नोट्स के थ्रू डांस भी किया था जो कि आयरा के लिए बहुत तेज थे और ओकारुन ने तो 5 टाइम बिना रुके अटैक किया था। ऑल्सो ओकारुन जीजी के बॉल और किक दोनों से एक साथ बचता है। इवन ओकारुन ने जीजी को आउटस्पीड भी किया था। इवन उसने दूसरे डायमेंशन के एलियन से भी काफी अच्छा फाइट किया था। रिएक्शन की बात करें तो ओकारुन का रिएक्शन टाइम भी बहुत ज्यादा है। ओकारुन ने डबल डेमन के मूव्स को देख लिया था जिसको कि आयरा एंड मोमो भी देख नहीं पा रहे थे। अब ओकारुन की ट्रेवल स्पीड भी बहुत ज्यादा है। उसने क्रैब मॉन्स्टर को आउटस्पीड कर दिया था। इवन मोमो को बैक पर लेके क्राउड के अंदर से भी निकला था। बंदे ने टारो की स्पीड को भी मैच कर लिया था और ये तो कुछ भी नहीं, ओकारुन ने आयरा को भी बहुत तेजी के साथ बचाया था और उसने आयरा को कायू के हमले से भी बचाया था अपना ऑल आउट यूज करके। अब देखो, ये तो आम सी बात है कि उसे मोमो पसंद है और मोमो को भी ओकारुन पसंद है। अब भाई अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, पर ये हमें काफी मोमेंट्स दिखे हैं जैसे ओकारुन एंड मोमो कैसे एक दूसरे को ढूंढ रहे थे एंड ऑल्सो कैसे वो दोनों ही जेलस हुए थे और कैसे ओकारुन ने मोमो को बचाया था और मोमो भी ओकारुन की कितनी केयर करती है, इसीलिए उसके लिए कड़ी भी रखा था। और सबसे बड़ी बात, ओकारुन ने तो खुद अपना प्यार कन्फेस कर दिया है मोमो को एंड ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब देखो, रिसेंट के चैप्टर में ओकारुन ने अपने पावर्स खो दिया है क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने डील किया था कि ओकारुन के 2 बॉल्स वापस मिल जाने पर ओकारुन को उससे अपना पावर्स वापस देना पड़ेगा और ओकारुन को अपने बॉल्स मिल भी गए थे और इसीलिए डील के हिसाब से उसने टर्बो ग्रैनी के पावर्स वापस दे दिया और ऐसे टर्बो ग्रैनी ओकारुन एंड मोमो वगैरह को छोड़ के चली गई। पर आई नो वो वापस जरूर आएगी। पर वेट, जब ओकारुन स्कूल का स्पोर्ट्स खेल रहा था तब उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था एंड ये कोई आम बात नहीं है। तो क्या मोमो के साथ मिलकर इतने फाइट्स के बाद ओकारुन इतना फिट हो गया है या फिर इतने टाइम तक टर्बो ग्रैनी के पावर्स पोजेस करने की वजह से ओकारुन के पास स्टील पावर्स थे? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट्स में अपनी थ्योरीज बताना मत भूलना एंड ऑल्सो ये भी बताना कि नेक्स्ट एनाटॉमी किस पर चाहिए। आई थिंक मुझे मोमो ऐसी पर बनाना चाहिए। पर कमेंट्स में बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।